ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर का जिसका स्टेट बोर्ड में नाम है सर्कुले रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। एंड यही जो चैप्टर है वो आपकी एनसीईआरटी में आता है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के नाम से। ठीक है। खैर, लास्ट टाइम पे हमने आरबीसीज तक के बातें कंप्लीट की हुई थी। अब हम आगे बात करेंगे डब्ल्यूबीसीज के बारे में। ठीक, डब्ल्यूबीसीज का जो एक्चुअल नाम है आधार कार्ड के ऊपर में वो है ल्यूकोसाइट्स। ठीक, याद रखिएगा, जहाँ पे आ जाता है ल्यूको, इसका मतलब ये है कि वो कलरलेस होता है। और ऐसा ही हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर में कि प्लास्टिड्स के अलग अलग टाइप होती है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक। खैर, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। सवाल ये है कि सर ये कलरलेस क्यों होता है। इसका जवाब ये है कि आरबीसी कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि उसमें आयरन होता है। ऐसी आयरन जैसी कोई चीज़ भी डब्ल्यूबीसीज में नहीं होती, इसीलिए ये सिंपली कलरलेस होते हैं। ठीक। दूसरी एक खास बात, हमने जब पढ़ा था तो हमने बोला था कि आरबीसी का एक बाकायदा एक एक रिजिड शेप होता है, एक पर्टिकुलर शेप होता है बाइकॉन्केव डिस्क लाइक। वैसा कोई भी पर्टिकुलर शेप जो है वो जनरली डब्ल्यूबीसीज का नहीं होता, एंड देयरफॉर इनको अमीबॉइडल शेप्ड बोला जाता है। ये रफली राउंडेड शेप होते हैं, एग्जैक्ट ऐसा कोई शेप इनका नहीं होता। दूसरी बात ये है कि आरबीसीज हमने बोला था मैच्योर्ड आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसीज चाहे मैच्योर हो चाहे इमेच्योर हो ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। एंड इनकी न्यूक्लियस की ही एक बड़ी खास बात यह है कि एक्चुअल में डब्ल्यूबीसीज की डिफरेंट टाइप के अंदर में आप देखेंगे कि न्यूक्लियसेस अलग अलग टाइप के होते हैं, न्यूक्लियाई अलग अलग टाइप के होते हैं। एंड देयरफॉर डब्ल्यूबीसीज को एक और नाम से जाना जाता है पॉली, यानी एक से ज़्यादा, मॉर्फो, जिनकी मॉर्फोलॉजी अलग हो तो उनको बोला जाता है पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर। पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर, ऐसे सेल्स के जिनके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है अलग अलग टाइप्स के अंदर में। ठीक। तो आगे बात करते हैं। डब्ल्यूबीसीज की एक और ख़ास बात यह है कि क्योंकि वो अमीबॉइडल होते हैं, वो अपने शेप को एडजस्ट कर सकते हैं, एंड देयरफॉर दे हैव द एबिलिटी टू कम आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, टू ऊज आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। याद रखिएगा, हमने इससे पहले भी ये बात पढ़ी थी जब हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे। तो मान लीजिए कि ये हमारी कैपिलरीज है, एंड हमने बोला था कि कैपिलरीज के अंदर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और इन पोर्स को हम नाम देते हैं फेनेस्ट्रेशन। ऐसा कोई भी छेद आर्टरी या वेन में नहीं होता, एंड इसीलिए ब्लड में की कंपोनेंट आर्टरी या वेन से निकल ही नहीं सकती, ये सिर्फ कैपिलरी में होता है। तो डब्ल्यूबीसीज अपने शेप को एडजस्ट करते हैं और इन छोटे छोटे पोर्स से बाहर निकलकर इस स्पेस में आ जाते हैं, जिसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस या फिर इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोला जाता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर या इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोला जाता है। एंड यहाँ जो फ्लूइड होता है इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोला जाता है। सो डब्ल्यूबीसीज हैव द एबिलिटी टू एडजस्ट देयर शेप, ये अपने शेप को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी जैसे नैरो छोटी सी जगह है और उसमें से एडजस्ट होकर ये निकल जाते हैं, और उनकी इसी क्वालिटी को, इसी एबिलिटी को बोला जाता है कि WBCs have the ability to show dipedesis. ठीक, the ability of the WBCs to adjust their size, their shape and come out from the blood vessels, specifically blood capillaries, is called as dipedesis। और इसको याद रखने के लिए हम ये बोलते हैं कि WBCs डायपर पहनते हैं। खैर, आगे बात करते हैं। तो दे आर, अच्छा एक और बड़ी खास बात यह है कि एज फार एज द साइज इज कंसर्न, तो डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट साइज में दुगने होते हैं। हमने आरबीसीज का डायमीटर ये देखा था कि 7 से 8 माइक्रॉन्स का डायमीटर होता है आरबीसीज का, जबकि डब्ल्यूबीसीज का डायमीटर जो है वो 8 माइक्रॉन से अराउंड 15 माइक्रॉन्स तक के हो सकता है। ठीक है, तो साइज में अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यूबीसीज आरबीसी से डबल है, बट स्टिल आरबीसी जो है आरबीसी जो है वो डायपेडेसिस शो नहीं कर सकता। आरबीसी डायपेडेसिस शो नहीं कर सकता। आरबीसी डायपेडेसिस शो नहीं कर सकता डिस्पाइट ऑफ बीइंग लार्जर इन साइज, जबकि सॉरी स्मॉलर इन साइज, जबकि डब्ल्यूबीसी कर सकता है
डिस्पाइट ऑफ बीइंग लार्जर इन साइज। रीजन ये है कि डब्ल्यूबीसी अपने शेप को एडजस्ट कर सकता है, आरबीसी नहीं कर सकता, आरबीसी रिजिड होते हैं, इसीलिए दे कैन नॉट शो डायपेडेसिस। तो प्लीज अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग लार्जर इन साइज कंपेयर टू आरबीसी डब्ल्यूबीसी कैन शो डायपेडेसिस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, तो फिर आप यही आंसर लिखेंगे कि आरबीसी रिजिड होते हैं, डब्ल्यूबीसी नहीं होते। खैर, इसी बहाने मैंने आपको डब्ल्यूबीसी की साइज भी बता दी कि ये 8 से लेके 15 माइक्रोन तक होते हैं। इनकी क्वांटिटी की हम बात कर लेते हैं तो ये 6000 से लेके 8000 पर क्यूबिक एमएम या एमएम क्यूब के आसपास में होते हैं। तो अगर आप आरबीसीज टू डब्ल्यूबीसीज का रेशो देखेंगे तो वो रफली 600 आरबीसीज पे एक डब्ल्यूबीसी मिलेगा। जिस तरह हमने आरबीसीज का लाइफ स्पैन देखा था कि आरबीसीज 120 दिन तक के जिंदा रह सकते हैं, इसी तरह जो डब्ल्यूबीसीज हैं ये 3 से 4 दिन तक इनका लाइफ स्पैन होता है। वन मोर थिंग जो मैं आरबीसीज में आपको बताना भूल गया, वो ये है कि एरिथ्रोपोएसिस यानी आरबीसी बनने का जो पूरा प्रोसेस है, ठीक, उसको कंप्लीट होने के लिए 7 डेज लगते हैं। यानी आरबीसीज को पूरी तरह से मेच्योर्ड आरबीसीज फॉर्म होने के लिए 7 दिन लग जाते हैं। लाइफ स्पैन उनका 120 डेज का है। 120 दिन बाद में आरबीसीज जो है वो डिजनरेट हो जाएंगे स्प्लीन में जाकर, एंड फिर वो सारा प्रोसीजर जो है वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। खैर, वापस आते हैं बैक टू द टॉपिक एंड हम बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन 3 to 4 डेज होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि कौन से टाइप का डब्ल्यूबीसी है। ठीक, डब्ल्यूबीसीज के फॉर्मेशन के प्रोसेस को ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं। जैसे आरबीसीज में अपने एरिथ्रोपोएसिस बोला था, क्योंकि आरबीसीज का ऑफिशियल नाम एरिथ्रोसाइट है, इनका ऑफिशियल नाम आधार कार्ड पे ल्यूकोसाइट है, तो बनने का प्रोसेस यानी पोएसिस ऑफ ल्यूकोसाइट वो होगा ल्यूकोपोएसिस। आरबीसीज का प्रोडक्शन भी हुआ था लाल कलर के बोन मैरो में, डब्ल्यूबीसीज का प्रोडक्शन भी होता है लाल कलर के बोन मैरो में। बट प्लीज यहाँ पे ये बात याद रखिए, जो पहले भी आपको पढ़ाते समय बताया था कि डब्ल्यूबीसीज में से कुछ टाइप ऐसी है जो नो डाउट बनी तो रेड बोन मैरो में है, प्रोडक्शन तो हुआ रेड बोन मैरो में है, बट मैच्योरेशन कहीं और होता है। डब्ल्यूबीसीज में से कुछ टाइप है जिनका प्रोडक्शन तो बोन मैरो में हुआ बट मैच्योरेशन कहीं और होता है, जिनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो कुछ बी लिम्फोसाइट, कुछ टी लिम्फोसाइट, डिपेंड करता है कि वो मैच्योर कहाँ हुए। मैंने पढ़ाते समय समझाया था कि इनका साइट ऑफ पैदाइश यानी कि बर्थ प्लेस कुछ और है एंड साइट ऑफ परवरिश कुछ और है। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे याद रख लीजिए, चाहे आप बात करो आरबीसी की या आप बात करो डब्ल्यूबीसी की या फिर आप बात करो थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स की, सब के सब प्रोड्यूस तो बोन मैरो में ही होते हैं, रेड बोन मैरो में ही होते हैं। हाँ, डब्ल्यूबीसीज में से कुछ ऐसे हैं कि जिनका मैच्योरेशन वो रेड बोन मैरो से निकलने के बाद दो अलग अलग जगह होता है, बट आरबीसी और प्लेटलेट्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बड़ा कॉमन पॉइंट याद रखेंगे कि सेल कोई भी हो, प्रोड्यूस तो होगा लाल कलर के बोन मैरो में। खैर, आगे बात कर लेते हैं। तो अगर डब्ल्यूबीसी काउंट एबनॉर्मली डिक्रीज होने लगे तो उस कंडीशन को नाम देते हैं ल्यूकोपेनिया, जबकि यही डब्ल्यूबीसी एबनॉर्मली इंक्रीज होने लगे तो उस कंडीशन को नाम देते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक, जैसे हमने बोला कि अलग अलग प्रकार के डब्ल्यूबीसीज के शेप्स अलग अलग है, खासतौर पे उनके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी अलग है, इसीलिए उनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर बोला जाता है। ठीक, तो जैसे मैं आपको ये बोन मैरो के बारे में बात बता रहा था, तो कुछ डब्ल्यूबीसीज ऐसे हैं बेटा, वैसे सारे के सारे बनेंगे तो बोन मैरो में, बट कुछ ऐसे हैं जिनका डेवलपमेंट बोन मैरो में नहीं होता, बनना बोन मैरो में है बट डेवलपमेंट वहां नहीं होगा। इनमें से कुछ बोन मैरो से बनने के बाद थाइमस ग्लैंड में जाते हैं, उनका नाम पड़ जाता है टी लिम्फोसाइट, और कुछ जाके डेवलप होते हैं लिम्फॉइड टिश्यूज में, जिनका एक्चुअल नाम है बुरसल, बुरसल लिम्फॉइड टिश्यूज, बुरसल लिम्फॉइड टिश्यूज में। तो जो बुरसल लिम्फॉइड टिश्यूज में जाके मेच्योर होते हैं उनका नाम पड़ेगा बी लिम्फोसाइट, जो थाइमस ग्लैंड में जाके मेच्योर होते हैं उनका नाम टी लिम्फोसाइट। ओके, ठीक, बुर्सल लिम्फोइड टिश्यूज 3 जगह होते हैं, आपके टॉन्सिल्स में, आपके लिम्फ नोड्स में, एंड पेयर्स पैचेस जो आपके इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो यहाँ पे अगर कोई लिम्फोसाइट मैच्योर होता है तो उसका नाम पड़ेगा बी लिम्फोसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेलिंग हम आगे भी देखेंगे। डब्ल्यूबीसी को दो मेजर क्लासेस में, कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है बेस्ड अपॉन कि उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स हैं
या नहीं। अब सर ये ग्रैन्यूल्स क्या होता है? तो ग्रैन्यूल्स बेटा एक्चुअली बंच है लाइसोसोम्स का। अब लाइसोसोम्स क्या होता है उसके लिए आपको सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना दोबारा से पड़ेगा। तो सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनमें से यूकेरियोटिक सेल्स में लाइसोसोम्स एंड गोल्गी बॉडी होते हैं। तो लाइसोसोम्स एंड गोल्गी बॉडी के छोटे छोटे बंचेस को बोला जाता है ग्रैन्यूल्स। तो जिन सेल्स में ये ग्रैन्यूल्स हैं उनका नाम ग्रैन्यूलोसाइट, और जिनमें नहीं है उनका नाम ए ग्रैन्यूलोसाइट। सवाल ये है कि सर ये ग्रैन्यूल्स करते क्या हैं? तो ग्रैन्यूल्स में जैसे आपने बोला कि लाइसोसोम्स हैं, एंड लाइसोसोम नाम आया बेटे जोम, जोम एक्चुअल में आया सोमा से, सोमा का मतलब होता है बॉडी या स्ट्रक्चर, एंड लाइसो आया लाइसिस से, यानी कि ब्रेक डाउन करने वाले, तोड़ फोड़ करने वाले स्ट्रक्चर्स। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो लाइसिस करते हैं, बट सर किसका? तो स्पेसिफिकली बेटा जो हमारी बॉडी में बाहर से एंटीजन पैथोजन आते हैं, इनको साइड में लेके धोने का काम जो होता है वो लाइसोसोम्स करते हैं। और लाइसोसोम्स जो लाइटिक एंजाइम्स इनके पास में होते हैं, इनके पास एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एसिड्स होते हैं, कि जैसे ही कोई एंटीजन पैथोजन आया उसको पकड़ के उस पर एसिड छिड़क दिया और वो जलकर मर गया। ठीक, तो इसी तरह का एक प्रोसेस होता है जिसको हम एक्चुअल में नाम देते हैं साइड में लेके धोना, यानी कि फैगोसाइटोसिस। ठीक, फैगोसाइटोसिस यानी कि साइड में लेके धोना। तो वो सेल्स बेटा जो फैगोसाइटोसिस करते हैं मेनली, इनके पास में ग्रैन्यूल्स होते हैं क्योंकि इनको लाइसोसोम्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड लाइसोसोम्स एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स बनाने के लिए गोल्जी बॉडी की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए इन सेल्स में ग्रैन्यूल्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, डब्ल्यूबीसीज की दो प्रकार, जिनमें ग्रैन्यूल्स हैं वो ग्रैन्युलोसाइड, जिनमें नहीं है वो ए ग्रैन्युलोसाइड। ग्रैन्यूल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइसोसोम्स प्लस गोल्जी बॉडी। करते क्या है? साइड में लेके धोना, यानी कि फैगोसाइटोसिस। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि दो प्रकार के डब्ल्यूबीसीज हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट और एक ए ग्रैन्युलोसाइट। लेट अस गो एंड टॉक अबाउट ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट जो है बेटा, इनके न्यूक्लियाई लोब्यूलेटेड होते हैं। लोब्यूल्स मतलब न्यूक्लियाई के अंदर में ऐसे इनका न्यूक्लियस जो है वो इस तरह लोब्स में होता है, इसीलिए इनको लोब्यूलेटेड न्यूक्लियाई के साथ में भी बोलते हैं। अब ग्रैन्युलोसाइट को हमने तीन टाइप्स में डिवाइड कर दिया बेस्ड अपॉन कि वो किस प्रकार के ये बोला जाए कि वो किस प्रकार का कलर शो करते हैं। सेल्स को जब कलर किया जाता है स्टेनिंग में, ठीक, जो प्रोसेस है उसका नाम होता है स्टेनिंग। तो स्टेनिंग के अंदर में कौन से सेल्स किस प्रकार के कलर के साथ में होली खेलते हैं, उस हिसाब से इनको दो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली जो कैटेगरी है उसका नाम है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल पूरा नाम है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल बेटा टोटल डब्ल्यूबीसीज का 2 से लेके 3% होते हैं, यानी अगर आपके ब्लड में 100 डब्ल्यूबीसीज हैं तो उसमें 2 से लेके 3 इओसिनोफिल्स होंगे। ठीक, वैसे इओसिनोफिल्स को एक और नाम से जाना जाता है, इनको एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। एसिडोफिल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये एसिडिक डाई, इओसिन नाम का एक डाई है जो कि एसिडिक नेचर का है, तो वो इस डाई के साथ होली खेलते हैं, इसी वजह से उनका नाम एसिडोफिल्स पड़ गया। जनरली लाइफ स्पैन वगैरह कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ना ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है, ना ही बोर्ड की एग्जाम में होता है, बट स्टिल ये जनरल इंफॉर्मेशन है, याद रख पाओ तो ठीक है। मेन मेन इंफॉर्मेशन तो यही है कि इओसिनोफिल एसिडिक डाई के साथ में स्टेन करता है। डाई का नाम याद रख पाओ तो अच्छी बात है इओसिनोफिल, बट क्योंकि एसिडिक डाई के साथ में स्टेन करता है, होली खेलता है, इसीलिए नाम एसिडोफिल। हाँ, न्यूक्लियस आपको याद रखना है कि इनका न्यूक्लियस बायलोब्ड होता है। आप देख सकते हैं कि इनके न्यूक्लियस में दो लोब्स हैं, सो दे हैव अ बायलोब्ड न्यूक्लियस। एंड ठीक, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर में ये है कि हाँ, इन केस अगर इओसिनोफिल्स की संख्या अगर एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाए, जनरली जैसे हमने बोला कि दे आर इन द रेंज ऑफ 2 to 3%, सो इफ एनी पर्सन इज हैविंग मोर इओसिनोफिल्स लाइक 5, 6, 7, 8%, ठीक, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इओसिनोफिलिया, एंड इन दैट केस पर्सन को सीवियर एलर्जी होगी। ठीक है, सर काम क्या करते हैं? तो इओसिनोफिल्स आर फैगोसाइटिक सेल्स, साइड में लेके धोने का काम करते हैं। बट सर किसको? तो बेटे जब आपका एंटीबॉडी, जब आपकी बॉडी में सिक्रीट होने वाली एंटीबॉडी
किसी एंटीजन को जाके पकड़ लेती है, एंटीजन को अरेस्ट कर लेती है, तो उसको बोला जाता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंड देन इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को डाइजेस्ट करने का काम जो है वो इओसिनोफिल्स कर लेते हैं। ठीक, मैं फिर से बोल दूं, एंटीजन को मारने के लिए जाती है, एक्चुअली पकड़ने के लिए जाती है एंटीबॉडी। ठीक है, अब जैसे ही एंटीबॉडी ने एंटीजन को पकड़ लिया, ठीक, जस्ट फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर कि ये कोई तो भी, जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये कोई एंटीजन है एंड यहाँ से एक एंटीबॉडी आया। ठीक, एंटीबॉडी ने आके एंटीजन को अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, और अब इसको आकर ख़त्म करने का काम जो है, इस पे एसिड डालकर इस पूरे प्रोसेस को डाइजेस्ट करने का, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को डाइजेस्ट करने का काम जो है वो करेंगे इओसिनोफिल्स, और इसी को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, यानी कि साइड में लेके धोना। ठीक, तो ये फैगोसाइटोसिस तो करते हैं लेकिन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस का। इसके अलावा बेटे ये हमारी बॉडी में एंटी टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ बैक्टीरियाज या एंटीजन जब हमारी बॉडी में आते हैं तो वो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनको टॉक्सिन्स बोला जाता है। तो उनके इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एंटी टॉक्सिन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सांप काट ले, ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको सांप काटे, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी को सांप काट ले तो सांप के जहर को यानी पॉइजन को नलीफाई करने के लिए हम एंटीडोट देते हैं। तो इसी तरह ये हमारी बॉडी में सिक्रीट करते हैं नेचुरल एंटीडोट्स। इसी के अलावा ये साइटोटॉक्सिन्स यानी कि जो डेड सेल्स होते हैं उनको उनके फैगोसाइटोसिस के लिए साइटोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं एंड वुंड हीलिंग, जख्म भरने में भी ये हेल्प करते हैं। सो दीज आर मेजर फंक्शंस ऑफ इओसिनोफिल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स एक्चुअल में बड़े ही जबरदस्त है, क्योंकि जितने भी डब्ल्यूबीसीज आप पढ़ेंगे इन सब में से एकलौते ऐसे सेल्स जो गांधीवादी है, मतलब कि जो मार धाड़ में जरा भी विश्वास नहीं रखते, पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि जो एकलौते नॉन फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो बेसोफिल्स है। प्लीज याद रखिएगा, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स नॉन फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। वैसे बेसोफिल्स का नाम जो है वो ये इसलिए पढ़ा क्योंकि ये बेसिक डाई के साथ में होली खेलते हैं। बेसिक डाई की एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मिथाइलिन ब्लू या कॉटन ब्लू, इनके साथ में ये कलर शो करते हैं, इसीलिए इनको बेसोफिल्स बोला जाता है। ठीक, इनके न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। इनका न्यूक्लियस एस शेप्ड या जेड शेप्ड होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बोला कि सारे डब्ल्यूबीसीज में प्लीज याद रखिएगा, बिल्कुल आंख बंद करके, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा कि सारे डब्ल्यूबीसीज में एकलौता गांधीवादी सेल जो फैगोसाइटोसिस नहीं करता, जो साइड में लेके धोने का काम नहीं करता, जो इस गैंग का पार्ट नहीं है, वो है नॉन फैगोसाइटिक बेसोफिल सेल। तो फिर सर ये करता क्या है? ठीक, हमने जब चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो हमने क्लॉटिंग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। आज वैसे इसी लेक्चर में उसको डिटेल में भी देखेंगे। तो बेटा जब हमारा ब्लड कहीं से डैमेज हो जाता है, स्किन कहीं से डैमेज हो जाती है, तो आप देखते हैं कि वहां से पहले तो ब्लड जो निकलता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड देन वो ब्लड धीरे धीरे करके सेमी सॉलिड यानी जेल फॉर्म में, एंड देन फिर वो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो जनरली ये तब होना चाहिए जब ब्लड बाहर आए, जब ब्लड वेसल डैमेज हो। अब सोचिए कि आपका ब्लड वेसल डैमेज नहीं हुआ और अंदर के अंदर ही ब्लड जम गया, तो इसकी वजह से तो सर्कुलेशन रुक जाएगा एंड दैट कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट या फिर ये हार्ट स्ट्रोक वगैरह कॉज कर सकता है। तो ये तो एक डेंजरस कंडीशन हो जाएगी कि अगर आपका ब्लड आपके ब्लड वेसल्स में ही जमने लगे। बट ऐसा नहीं होता, और नहीं होने का कारण हिपैरिन है कि जब तक आपका ब्लड वेसल डैमेज नहीं होता तब तक ये हिपैरिन एक्टिव स्टेट में होता है और आपके ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, जो हमने प्लाज्मा में पढ़ा था। तो हिपैरिन बनाने का काम बेटे ये बेसोफिल सेल्स करते हैं। इसके अलावा ये दो और केमिकल्स बनाते हैं जिनको ऑटोकॉइड्स बोलते हैं। एक का नाम हिस्टामिन है, एक का नाम सेरोटोनिन है, और ये दोनों ही इन्फ्लामेटरी केमिकल्स हैं। मतलब जहां ये आएंगे वहां आपको इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि पेन होना, टेम्परेचर बढ़ना, ठीक है, और उसके अलावा में ब्लूइशनेस या रेडिशनेस आ जाना। तो ये सारी चीजें इन्फ्लेमेशन का पार्ट होता है। तो जनरली ये सेल्स जहाँ जाते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इसके अलावा ये एलर्जी भी कॉज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जनरली जब बहुत सारा भागती हुई नाक या बहती हुई नाक जिन लोगों के अंदर में होती है, रनिंग नोज, रनिंग आईज,
और सर्दी जुकाम वाला प्रॉब्लम आता है, म्यूकस कंटिन्यूसली निकलता रहता है, स्नीजिंग होती है, छींकें आते रहती है, तो ऐसे लोगों को आपने देखा होगा अक्सर अक्सर डॉक्टर एक टैबलेट लिख कर देते हैं, वो होती है लीवोसिट्राजिन। लीवोसिट्राजिन लीवोसिट्राजिन एक ऐसी मेडिसिन है बेटा जो हिस्टामिन को ब्लॉक करती है, तो उसको एंटी हिस्टामिनिक बोलते हैं। इन इसका मतलब ये है कि अगर हिस्टामिन आएगा तो ही ये एलर्जिक कंडीशंस डेवलप होगी। ठीक, तो हिस्टामिन जो है ये एलर्जिक कंडीशंस आपकी बॉडी के अंदर में डेवलप करता है, जिसको एंटी हिस्टामिन के थ्रू रोका जाता है। खैर, लिवोसिट्राजिन को छोड़ते हैं, साइड में रखते हैं। फिलहाल काम याद रखिएगा, हेपारिन रिलीज करेगा, हिस्टामिन रिलीज करेगा, सेरोटोनिन रिलीज करेगा, ये इन्फ्लामेशन और एलर्जी कॉज करते हैं। ठीक, अच्छा हाँ, एक पॉइंट इसके अंदर में ये हो सकता है कि आप ये पूछें कि सर अगर ये उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो ये हमारी बॉडी में रिलीज ही क्यों होते हैं? तो रिलीज होने का मतलब बेटा ये एक प्रकार का इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप के सेल्स पे हम बात कर लेते हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ये है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्योंकि ये दोनों ही डाई के साथ में होली खेल लेते हैं, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, मस्त मोला है, सब चलेगा। ठीक, इसीलिए क्योंकि ये न्यूट्रल है, इनको न्यूट्रोफिल्स बोला जाता है। ये ओवरऑल डब्ल्यूबीसीज का 60 to 65% होते हैं भाई साहब, यानी अगर आपके पास में 100 डब्ल्यूबीसीज हैं तो 60 से लेके 65 की गैंग न्यूट्रोफिल्स की होगी। इनकी खास बात यह है कि इनका न्यूक्लियस जो है वो मल्टी लोब्ड होता है। इनके न्यूक्लियस में बहुत सारे लोब्स होते हैं, तो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस इनका होता है। अब क्योंकि ये बॉडी में सबसे ज्यादा संख्या में है, और इन्हीं को हमारी बॉडी का सोल्जर बोला जाता है। सोल्जर के अलावा एक और बात याद रखिएगा, ये हमारी बॉडी का प्राइमरी डिफेंस है। न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी का प्राइमरी डिफेंस है। बट सर क्यों? वो इसलिए बेटा कि जैसे ही कोई एंटीजन या पैथोजन आपकी बॉडी में आता है तो सबसे पहले जाकर उससे फेस टू फेस लड़ाई अगर कोई करता है तो वो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं। तो ये मेन फैगोसाइटिक सेल्स हैं, इसीलिए ये प्राइमरी डिफेंस हैं। प्राइमरी डिफेंस को एक और जगह पे फर्स्ट लाइन डिफेंस भी बोला जाता है, तो ये आपकी बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस है, और इन्हीं को हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि ये 1 to 1 जाकर आपके एंटीजन और पैथोजन के साथ में लड़ाई करते हैं। फिर ये जितने भी आपने देखे, इन सब के अंदर में, इन सब के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो इनको ग्रैन्युलोसाइट बोला जाता है। अब नेक्स्ट टाइप के डब्ल्यूबीसीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो है ए ग्रैन्युलोसाइट्स, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते। ये ओवरऑल डब्ल्यूबीसीज का 35% होते हैं, यानी 100 में से 35 ए ग्रैन्युलोसाइट्स होंगे। इनको फिर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया बेटे, एक होते हैं मोनोसाइट्स और एक होते हैं लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स ओवरऑल डब्ल्यूबीसीज का 3 से लेकर 9% है। लाइफ स्पैन वगैरह फिर से बोल देता हूं मैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इनके बारे में याद रखनी है कि ये सारे डब्ल्यूबीसीज में सबसे बड़े हैं। दे आर द लार्जेस्ट इन ऑल द डब्ल्यूबीसीज, और यही मोनोसाइट्स आगे चलकर इनका सपना होता है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम मैक्रोफेजेस बनेंगे। तो याद रखिएगा, यही मोनोसाइट्स आगे चल के मैक्रोफेजेस बनाते हैं, और ये भी फैगोसाइटिक हैं, और इनको सेकेंड लाइन डिफेंस बोला जाता है आफ्टर न्यूट्रोफिल्स, जो सबसे ज़्यादा मारधाड़ करते हैं एंटीजेंस के साथ में, साइड में लेके धोने का काम करते हैं, जो आपके बॉडी के बाउंसर्स हैं, इनको बोला जाता है मैक्रोफेजेस। और याद रखिए, मैक्रोफेजेस बने हैं मोनोसाइट से। इसके अलावा एक और चीज याद रखिए, मैक्रोफेजेस को स्कैवेंजर्स भी बोला जाता है। एवेंजर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, स्कैवेंजर्स बोल रहा हूं। स्कैवेंजर इसलिए कि खुद हमारी बॉडी के जो पुराने और डेड सेल्स होते हैं, इनको खत्म करने का काम भी मैक्रोफेजेस करते हैं। हमारी ही बॉडी के ओल्ड और डैमेज्ड सेल्स को खत्म करने का काम, डिजेनरेट करने का काम, डिसॉल्व करने का काम, डाइजेस्ट करने का काम मैक्रोफेजेस करते हैं। इसीलिए उनको, मैक्रोफेजेस को स्कैवेंजर्स बोला जाता है, नॉट एवेंजर्स। ठीक, इनके इनका न्यूक्लियस की एक खास बात यह है कि एक लार्ज किडनी शेप का या बीन शेप का एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस, एक्सेंट्रिक मतलब जो एक कोने में होता है,
ठीक है, एक कोने में होता है। तो एक्सेंट्रिक लार्ज किडनी शेप का एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस इनके पास में होता है। ये सेकेंड लाइन डिफेंस है, फैगोसाइटोसिस करते हैं, बड़े होकर मैक्रोफेजेस में बनने का इनका सपना होता है। मैक्रोफेजेस भी ये भी मतलब फैगोसाइटोसिस ही करते हैं, बट इनको स्कैवेंजर भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारी ही बॉडी के डेड एंड डैमेज्ड सेल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में, जो ओवरऑल ब्लड का 20 से लेके 25% होता है। अब इसमें भी हमने दो टाइप्स बता दी। ये वही सेल है बेटा जिनका साइट ऑफ बर्थ कहीं और है, बर्थ प्लेस कुछ और है, एंड पैदाइश परवरिश कहीं और की है। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी ब्लड सेल हो भाई साहब बनेगा तो रेड बोन मैरो में ही, लाल कलर के बोन मैरो में ही। बट ये दो ऐसे सेल्स हैं यानी कि लिम्फोसाइट्स, ठीक, जिनका मेचोरेशन कहीं और होता है। तो वो लिम्फोसाइट्स जो बोन मैरो में बनने के बाद में, रेड बोन मैरो में बनने के बाद में बुर्सल लिम्फोइड टिश्यूज में जाते हैं, उनको बी लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। और जो बोन मैरो से बनने के बाद में थाइमस ग्लैंड में जाके मेच्योर होते हैं, उनको टी लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। बी लिम्फोसाइट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं, एंड दैट इज दे सिंथेसाइज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के बारे में एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे दूं। अक्सर करके लोगों को ये लगता है कि एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में आने वाले एंटीजन और पैथोजन को किल करती है, पर प्लीज याद रखिए वो जनरली उनको किल नहीं करती, वो उनको अरेस्ट करती है, पकड़ लेती है, फ्रीज कर देती है, ताकि ताकि आपके फैगोसाइटिक सेल्स को, उनको पकड़ना और मारना आसान हो जाए। तो एंटीबॉडीज जो है वो फैगोसाइटोसिस को इजी बनाती है। एंटीबॉडीज आपके इम्यून सिस्टम का एक प्रकार का केमिकल वेपन है। ठीक, मैं कई बार जब ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो बच्चों को एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा यूरोपियन पुलिस की तरफ में देखेंगे तो वो यूरोपियन पुलिस के पास में एक इलेक्ट्रिक गन होती है कि जिसके थ्रू वो अगर वो किसी मान लीजिए किसी थीफ वगैरह को उसका पीछा अगर वो कर रहे हैं तो उसको मारने के लिए वो इलेक्ट्रिक गन से उस पर शूट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक गन जो है थोड़ी देर के लिए उस थीफ को एक तरह से पैरालाइज कर देती है, फ्रीज कर देती है, ताकि पुलिस को उसको जाकर पकड़ना आसान हो जाए। वैसा ही कुछ काम हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज करती है। बट एंटीबॉडीज की एक सबसे खास बात ये होती है कि एंटीबॉडीज स्पेसिफिक होती है, यानी हर एंटीजन के लिए एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी बनेगी। मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में मलेरिया का एंटीजन आया तो उसको मारने के लिए एंटीबॉडी अलग बनेगी, टाइफाइड का एंटीजन आया तो उसको मारने के लिए एंटीबॉडी अलग बनेगी। तो हर एंटीजन के लिए एक स्पेशल एंटीबॉडी बनती है जो आपके बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि हर बीमारी के लिए एक नई दवा तैयार की जा रही है। जैसे कि कोविड आया, कोविड के लिए वैक्सीन बनी, है ना, बिल्कुल उसी तरह से जब भी कोई एंटीजन पहली बार आपकी बॉडी के अंदर में आएगा, उसको मारने के लिए एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी बनेगी। एंड याद रखिएगा, जो एंटीबॉडी जिस एंटीजन के लिए बनी है वो उसी को पकड़ सकती है, किसी और के लिए काम में नहीं आएगी। यानी कि मलेरिया के लिए बनी हुई एंटीबॉडी टाइफाइड में काम नहीं आएगी। एंड एक और खास बात याद रखिए कि एक बार जब कोई एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक, तो उसका फॉर्मूला हमारी बॉडी के अंदर में लाइफ टाइम रहता है, सो दैट कि अगर अगली बार यही टाइफाइड का बैक्टीरिया दोबारा आपके बॉडी में आए तो इससे पहले कि वो फैल पाए, है ना, तो क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी इसको एक बार मार चुकी है और कौन सी एंटीबॉडी से उसको पकड़ना है वो फॉर्मूला भी रेडी है, इस वजह से सेकेंड टाइम टाइफाइड के बैक्टीरिया को आपकी बॉडी में फैलने का मौका ही नहीं मिलेगा और तुरंत एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इम्यून सिस्टम के अंदर में भी पढ़ने के लिए मिलेगी। चैप्टर का नाम रहेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। चलिए आगे बढ़ लेते हैं एंड नेक्स्ट टाइप के लिम्फोसाइट्स की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइप के जो लिम्फोसाइट्स हैं ये है टी लिम्फोसाइट्स, एंड इनमें फिर चार टाइप आ जाती है। एक को साइटोटॉक्सिक, एक को हेल्पर, एक को मेमोरी और एक को सप्रेसर बोल देते हैं। ठीक, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। साइटोटॉक्सिक को एक और नाम से जाना जाता है, इनको किलर टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। सर इनको किलर टी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं? तो बेटे आजकल आपने देखा होगा कि मोबाइल में बहुत सारे गेम्स आते हैं, फ्री फायर वगैरह,
और उसमें आपने देखा होगा कि स्नाइपर्स काम करते हैं, है ना, जो टारगेटेड शूटिंग करते हैं। ये बिल्कुल आपके बॉडी के स्नाइपर्स हैं और इसीलिए इनको नाम भी किलर टी लिम्फोसाइट देते हैं। जब ये किसी एंटीजन या पैथोजन को पकड़ते हैं, काम ये भी वही करते हैं फैगोसाइटोसिस का, पर ये बड़ा तड़पा तड़पा के मारते हैं, इसीलिए इनको साइटोटॉक्सिक सेल्स बोलते हैं। एक और बात याद रखिए, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स की एक और खास बात ये है कि दे आर द ओनली सेल्स, एक्चुअली इनके अलावा इंटरफेरॉन्स होते हैं जिस पे बाद में बात करेंगे, बट दे आर द ओनली सेल्स अमंग ऑल द WBCs, ऑल द इम्यून सेल्स, जो कि कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी कोई सेल्स कैंसरस सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि कैंसर हमारे ही बॉडी के सेल से होता है, तो अपने ही बॉडी में से उन सेल्स को ढूंढ के निकालना जो कैंसरस है, वो काम बाकी सब नहीं कर सकते। ये स्पेशलिटी है साइटोटॉक्सिक सेल्स की। हेल्पर सेल्स दो काम करते हैं बेटे। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे ही कोई एंटीजन पैथोजन आएगा, तो सबसे पहले जाके बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करना कि इनके लिए एंटीबॉडी बनाओ, हथियार बनाओ। ठीक है, कोई एंटीजन आया है, इसको मारने के लिए इम्यून सिस्टम को आपके मदद की ज़रूरत है, एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत है, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। ये काम हेल्पर टी लिम्फोसाइट करते हैं। इसके अलावा हेल्पर टी लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट होते हैं। सर, प्रोलिफरेट होने का मतलब क्वांटिटी या साइज में बढ़ना। तो मान लीजिए साइटोटॉक्सिक सेल्स की कमी हो रही है, हेल्पर साइटोटॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेमोरी की कमी हो रही है, हेल्पर मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। सप्रेसर की कमी हो रही है, हेल्पर सप्रेसर में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेमोरी टी लिम्फोसाइट की। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि एक बार अगर एंटीबॉडी बन जाए, तो उसका डेटा जो है वो ओवरऑल, उस एंटीबॉडी का जो डेटा है वो लाइफ टाइम हमारी बॉडी के अंदर में सिक्योर्ड रहता है। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर में लाइफ टाइम रहती है, और ये लाइफ टाइम डेटा सिक्योर्ड रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स लेते हैं। तो अगर किसी बंदे के मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक कर दिया जाए, तो पूरी लाइफ जितनी एंटीबॉडीज उसने बनाई हैं, वो सारा का सारा डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने बड़ी मेहनत से सारी लाइफ टाइम सारी लाइफ टाइम आपने अपने फ़ोन के अंदर में या अपने लैपटॉप के हार्ड डिस्क के अंदर में बहुत सारी मेमोरीज स्टोर करके रखी, और अचानक से आपकी मेमोरी, आपकी हार्ड डिस्क जो है वो करप्ट हो गई। ठीक, एंड वैसा ही होता है अगर मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स को अटैक कर दिया जाए तो। एंड इन दैट केस जितनी बीमारियों के अगेंस्ट में आपने अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप किया था, वो सारी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, और हर बीमारी आपको 2 बार 3 बार 4 बार, जब जब वो एंटीजन आपकी बॉडी में आएगा, तब तब आप उसी बीमारी से बार बार बीमार होते रहेंगे। ठीक, और ऐसा ही होता है HIV की केस के अंदर में, यानी एड्स के अंदर में। खैर, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो जो सेल्स हैं, वो है बेटा सप्रेसर टी लिम्फोसाइट। एंड सप्रेसर टी लिम्फोसाइट एक बड़ी ही बढ़िया कंडीशन के अंदर में काम में आते हैं, जिसको बोला जाता है ऑटो इम्यूनिटी। यानी कि जब आपका इम्यून सिस्टम ऑटो में बैठ के घूमने के लिए जाता है, उसको ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। जी नहीं, जब एक्चुअल में कभी कभी ऐसा होता है, वैसे इम्यून सिस्टम की खास बात ही ये है कि ये हमारे सेल्स में और एंटीजेंस में पहचान कर सकते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे इम्यून सेल्स जो है वो हमारे ही ओन बॉडी सेल्स को फैगोसाइटोसिस करने लगते हैं, खुद ही के बॉडी के सेल्स को डैमेज करने लगते हैं, और ऐसे में इम्यून सिस्टम को रोकना पड़ेगा। तो वो रोकने का काम जो है वो सप्रेसर टी लिम्फोसाइट करते हैं। तो सप्रेसर टी लिम्फोसाइट काम बताते हैं ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर में। इनमें से एक की एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये सारी बातें हो गई हमारे WBC से रिलेटेड। चलिए अब हम लास्ट कैटेगरी ऑफ सेल्स की तरफ में चलते हैं, तो हमारा ब्लड वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का ऑफिशियल नाम जो है बेटा जी, वो थ्रोम्बोसाइट्स है। प्लेटलेट्स का जो ऑफिशियल नाम है, वो उनके आधार कार्ड के ऊपर में वो थ्रोम्बोसाइट्स हैं। हाँ, क्वांटिटी मैं आपको इनकी बता देता हूँ। जनरली इनकी क्वांटिटी जो है वो अ, एक से लेके एक से लेके 2.5 लाख पर पर MM³ या पर क्यूबिक के आसपास में होती है। 1 से लेके 1.5 लाख के आसपास में इनका नॉर्मल रेंज रहता है। चलिए, काम क्या हो, काम से पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनको प्लेटलेट्स क्यों बोलते हैं। ठीक, एक्चुअल में प्लेटलेट्स अपने आप में एक कंप्लीट सेल भी नहीं है।
कंप्लीट सेल का मतलब जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म हो, ऑर्गेनेल्स हो और ये सारी चीजें हो, न्यूक्लियस हो, ये सारी चीजें हो। तो जो थ्रोम्बोसाइट्स है या प्लेटलेट्स है, ये अपने आप में कंप्लीट सेल्स भी नहीं है, बल्कि एक्चुअल में ये किसी और सेल के, जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट, मैंने इससे पहले भी बताया था, मेगा यानी बड़ा, कैरियन यानी कि न्यूक्लियस, एंड साइट यानी कि सेल, तो बड़े न्यूक्लियस वाला सेल मेगा कैरियोसाइट, इसके न्यूक्लियस के टुकड़े हो जाते हैं, फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, और उन्हीं फ्रैगमेंट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट जो है भाई साहब, ये एक्चुअल में अपने आप में सेल भी नहीं है, ये तो मेगा कैरियोसाइट नाम के सेल के न्यूक्लियस के टुकड़े हैं। ठीक है, इसका मतलब ये भी सेल डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते, इनका भी कैंसर नहीं हो सकता। ठीक सर, ये करते क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, और वो है थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ठीक, ये नाम जो आया है थ्रोम्बोसाइट, वो यहीं से आया है, बिकॉज दे फॉर्म थ्रोम्बस। ठीक है, एंड ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब थोड़ा क्लॉटिंग वाले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सर थ्रोम्बस क्या है ये बताइए। ये बेटा इनिशियल क्लॉट है। ठीक है, क्लॉट क्या होता है या क्लॉटिंग क्या है? ठीक, क्लॉटिंग के लिए वैसे तो याद रखिए एक और नाम है, इसको कोएगुलेशन भी बोला जाता है। सर मतलब क्या हुआ? तो बेटे जब हमारा ब्लड फ्लूइडिक फॉर्म से सेमी फ्लूइडिक में, यानी कि जेल जैसी कंसिस्टेंसी में आता है, एंड देन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी तब जब हमारी कोई ब्लड वेसल डैमेज हो, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लॉटिंग या कोएगुलेशन। पर सवाल ये है कि सर ये क्लॉटिंग या कोएगुलेशन के प्रोसेस का हमको काम क्या है? तो ये एक प्रकार से एक नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। सर ऐसा क्यों? वो इसलिए कि बेटे जब भी कोई ब्लड वेसल डैमेज होगी, तो हमारा ब्लड तो फिर कंटिन्यूसली बहता रहेगा, और ऐसे में बंदा लॉस ऑफ ब्लड की वजह से, हेवी ब्लीडिंग की वजह से मर सकता है। तो ऐसे में हमारे पास में एक नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जैसे ही कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है, तुरंत ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि डैमेज कितना बड़ा है। छोटे डैमेजेस में जनरली जो क्लॉटिंग टाइम होता है वो 9 से लेके 11 या 12 मिनट का होता है। अगर किसी बंदे का, अगर किसी पर्सन का ब्लड इतने टाइम में क्लॉट नहीं हो रहा, तो हम बोलते हैं द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बीमारी कॉल्ड एज हीमोफीलिया, विच इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। और इसकी टाइप होती है हीमोफीलिया टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, जो आपने इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के अंदर में पढ़ा होगा। और हमने ये पढ़ा था कि ये सेक्स लिंक्ड यानी कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। खैर, क्लॉटिंग पे हम बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बोला कि क्लॉटिंग एक्चुअल में एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है। ठीक है, क्लॉटिंग कैसे होती है ये समझ लीजिए। क्लॉटिंग करने के लिए आपको दो चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। हमारे ब्लड में दोनों होते हैं, एंटी कोएगुलेंट एंड कोएगुलेंट। कोएगुलेंट क्लॉट बनने में हेल्प करते हैं, एंटी कोएगुलेंट क्लॉट होने से रोकते हैं। तो बेटा जब नॉर्मल स्टेट में आप हैं, यानी कि कोई डैमेज नहीं हुआ, ऐसे में तो ब्लड को क्लॉट नहीं होना चाहिए, वरना ब्लड वेसल के अंदर ही ब्लड जम जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो जब आप नॉर्मल स्टेट में हैं तो आपको क्लॉट नहीं चाहिए, और क्लॉट नहीं चाहिए ये इंश्योर करने के लिए आपके पास में एक एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट है, जिसका नाम हमने ऊपर पढ़ा लिखा है, उसको बोला है हिपैरिन। तो नॉर्मली हिपैरिन एक्टिव स्टेट में होता है जब आपको डैमेज ना हो, बट जैसे ही डैमेज हो जाए तब तो ब्लड को क्लॉट करना पड़ेगा, और हिपैरिन क्लॉट होने से रोकता है। तो उस समय जब डैमेज टू ब्लड वेसल हो, तो हिपैरिन को एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर मैं डबल से बता देता हूँ, क्लॉटिंग के लिए आपके पास में ब्लड में दो प्रकार के एजेंट्स हैं, एक जो क्लॉटिंग को सपोर्ट करते हैं, एक जो क्लॉटिंग होने से रोकते हैं। पर रोकना तब है जब कुछ हुआ नहीं, और करना तब है जब ब्लड वेसल डैमेज हो जाए। तो जब ब्लड वेसल डैमेज होगी, तो हिपैरिन नाम के एंटी कोएगुलेंट को रोकना पड़ेगा। कैसे, आगे बात करते हैं। इसी तरह मैंने जब बोला आपको कि जब कोई ब्लड वेसल में डैमेज नहीं है, ऐसे समय में आपको क्लॉट नहीं चाहिए। तो जो कोएगुलेटिंग एजेंट्स हैं वो नॉर्मली जब ब्लड डैमेज नहीं होता तो वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, और जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज हो जाए तो इनको एक्टिव करना पड़ता है। अब याद रखिए कि इन्हीं क्लॉटिंग फैक्टर्स का इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट होने का जो पूरा प्रोसेस है, उसको नाम देते हैं कोएगुलेशन कैस्केड। और ये कोएगुलेशन कैस्केड, कैस्केड का मतलब होता है बेटा सीरीज ऑफ रिएक्शन। अब क्योंकि ये 12 एजेंट्स है ना,
तो इनमें से फैक्टर नंबर 1 फैक्टर 2 को एक्टिवेट करेगा, 2 3 को एक्टिवेट करेगा, 3 4 को एक्टिवेट करेगा, तो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन चालू होगा। इसी वजह से उसको कैस्केड बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए ये 12 में से अगर एक भी क्लॉटिंग एजेंट आपके ब्लड में ना हो या उसकी कमी हो जाए तो क्लॉटिंग या तो डिलेड होगी या फिर होगी ही नहीं। एंड इन दैट केस मैंने आपको बोला कि ब्लड बहता चला जाएगा, लीक होता चला जाएगा, ड्राई नहीं होगा, क्लॉट नहीं होगा, और बंदे को जो जो जिसको डैमेज हुआ है ना, वो लॉस ऑफ ब्लड की वजह से सीरियस कंडीशन में आ सकता है। ठीक, अब कोएगुलेशन कैस्केड दो तरीके से काम करता है बेटे, एक इंट्रिंसिक पाथवे, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे। ज़्यादा टेंशन इसमें लेने का नहीं है। इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब ये है कि कुछ सिग्नल्स ब्लड वेसल डैमेज होने के बाद खुद ये डैमेज्ड ब्लड वेसल के सेल देते हैं। तो अगर ये पाथवे डैमेज्ड ब्लड वेसल, टूटी हुई फूटी हुई ब्लड वेसल से निकले तो इंट्रिंसिक पाथवे, और ब्लड वेसल के आसपास के टिश्यूज अगर इनके फटने की वजह से ये प्रोसेस स्टार्ट हो तो एक्सट्रिंसिक पाथवे। वेर नेवरदलेस पाथवे चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, फाइनली बेटा वो रिलीज करते हैं एक केमिकल जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, या कई बार इसको टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है, इसको थ्रोम्बोकाइनेज के नाम से भी जाना जाता है, और क्लॉटिंग फैक्टर्स में इसको फैक्टर नंबर 3 बोला जाता है। तो फाइनली चाहे इंट्रिंसिक पाथवे हो चाहे एक्सट्रिंसिक पाथवे हो, थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज फैक्टर नंबर 3 एक्टिवेट होगा। फैक्टर नंबर 3 का तुरंत काम ये होता है कि सबसे पहले हिपैरिन को बंद करे, क्योंकि वो क्लॉटिंग होने से रोकेगा। एंड देन फिर ये जाकर एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिनेज नाम के एंजाइम को। प्रोथ्रोम्बिनेज जाकर तुरंत कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और इसी बीच आपको कैल्शियम, विटामिन के जैसी और चीज़ें लगती है, ये भी क्लॉटिंग फैक्टर्स ही के अंदर में कंसिडर किए जाते हैं। 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से एक कैल्शियम है, एक विटामिन के भी है। तो फाइनली ये प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, एंड थ्रोम्बिन बेटा फाइब्रिन नाम के धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सॉल्यूबल फॉर्म में होते हैं, यानी घुल जाते हैं। तो ये सॉल्यूबल फाइब्रिन्स को कन्वर्ट किया जाता है इनसॉल्यूबल फाइब्रिन में, जो एक मेश या जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि ये हमारी कोई कैपिलरी है, और यहाँ से उस कैपिलरी में एक डैमेज हो गया। ठीक, यहाँ से वो कैपिलरी डैमेज हो गई, सॉरी, यहाँ से लेट अस कंसीडर कि यहाँ से वो कैपिलरी डैमेज हो गई। अब जहाँ वो कैपिलरी डैमेज हुई है वहाँ तुरंत सबसे पहले तो जो प्लेटलेट्स है वो जाकर जमा हो जाएंगे और एक छोटा सा क्लॉट बनाएंगे। इसी क्लॉट को, यही प्लेटलेट के एग्रीगेट को नाम दिया जाता है थ्रोम्बस। ये ईंटों की एक कच्ची दीवार जैसा है, बट थ्रोम्बस उस समय तक फाइनल नहीं होता जब तक इसके ऊपर में फाइब्रिन नाम के मटेरियल का जाल नहीं लगता। ठीक, एंड ये जो फाइब्रिन नाम का मटेरियल है ये फिर फाइनली क्लॉटिंग एजेंट्स बनाते हैं, एंड एक प्रॉपर वॉल बन जाती है जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है। इसमें प्लेटलेट्स होते हैं, डेड आरबीसीज होते हैं। ठीक, एंड ये ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, ऊज आउट होने से, बहने से रोक देते हैं। इसी पूरे प्रोसेस का नाम है क्लॉटिंग या फिर कोएग्यूलेशन, और इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्लेटलेट्स। एक लास्ट पॉइंट प्लेटलेट से रिलेटेड ये भी हम देख लेते हैं कि बेटा जी, अगर आपके ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ेगी तो उसको बोला जाता है थ्रोम्बोकाइनेसिस। एंड थ्रोम्बोकाइनेसिस में याद रखिएगा ब्लड का थिकनेस जो है, ब्लड की डेंसिटी बढ़ेगी, ब्लड गाढ़ा होगा, एंड ब्लड गाढ़ा होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। जबकि प्लेटलेट्स की कमी से थ्रोम्बो थ्रोम्बो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। प्लेटलेट की कमी से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, और इसमें ब्लड जो है वो बहुत ही थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, और उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जिसको हम हेमरेज भी बोलते हैं।
एंड ये आपने जनरली सुना होगा डेंगू, जिसका एक्चुअल नाम डेंगी है। तो जनरली डेंगी वाली कंडीशन के अंदर में, डेंगी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर में आपने सुना होगा कि प्लेटलेट काउंट जो है वो कम होता है, और अगर वो ज़्यादा कम हो जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे हार्ट के